नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मजबूत ग्लोबल संकेतों ने बाजार में भरा जोश। नवंबर एक्सपायरी के दिन बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग। सेंसेक्स 762, निफ्टी 217 अंक चढ़ा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 24 घंटे में प्रक्रिया पूरी करने और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही नियुक्ति पर कोर्ट ने पूछे कई सवाल। गुजरात चुनाव का धुआंधार प्रचार जारी। आज प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां। आपकी तरफ मैदान में भगवंत मान। चुनाव कर्मचारी आज ही कर रहे हैं मतदान। डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स दरों में मिले रियायत। वित्त मंत्री से प्री बजट मीटिंग में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर के प्रतिनिधियों ने की मांग। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। टेस्ट पूरा होने के बाद होगा नार्को। पुलिस को साजिश के तहत हत्या का शक। एफआईआर में जुड़ सकती हैं नई धाराएं। दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों की अकेले एंट्री बैन। मस्जिद प्रशासन ने जारी किया फरमान। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल के साथ। और आज भी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 सभाएं हैं, जबकि पंजाब के सीएम भगवंत मान आज 4 रोड शो करेंगे। साथ ही जो कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे उन्हें आज ही वोट डालने का मौका दिया गया है। पोस्टल बैलेट के जरिए उनके वोट आज ही बक्सों में बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस का अतीत परिवारवाद और सत्ता के लोभ से भरा हुआ है, जबकि हम युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। કે તમે કોંગ્રેસનો ભૂતકાળ જોજો, એનો ભૂતકાળ એવો ખરડાયેલો છે, ખતબદેલો છે, અને એમાંથી બહાર આવીને એક મિશન મોડમાં દેશ ગુજરાતના ભલા માટે કામ કરવું છે। કોંગ્રેસનો એજન્ડા સિંહાસન અને સત્તા, ભોગવટો અને એકબીજાના ટાંટિયા ખેંચવાના આ જ કાર્યક્રમ અમારે આ દેશના યુવાનોનું ભવિષ્ય બનાવવું છે અને એના માટે અમે કામ કરી રહ્યા છે ભાઈઓ। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि गुजरात में अब तक बीजेपी को वॉक ओवर मिलता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। 150 से ज्यादा सांसद, अनगिनत एमएलए, अनगिनत मंत्री उतारकर पूरी जान झोंकनी पड़ रही है। और ये तो सिर्फ बीजेपी का संगठन है, और भी जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सब भी लगे हुए हैं कि कुछ भी कर कर आम आदमी पार्टी को रोको, अरविंद केजरीवाल जी को रोको। एक 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल जी का इतना खौफ बीजेपी को है कि आज उन्हें सारी ताकत गुजरात के चुनावी मैदान में झोंकनी पड़ रही है। और अपडेट्स के लिए बात करते हैं केतन जोशी से। केतन, आज तो जब्त किए गए पैसों की भी चर्चा होगी। प्रचार का रंग फिलहाल कैसा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नरोड़ा में मौजूद हैं। अहमदाबाद की एक सीट है। 2002 के दंगों के बाद यहाँ पर ये सीट चर्चा में आई है। जहाँ तक प्रचार का सवाल है तो आज भी वन मैन आर्मी की तरह नरेंद्र भाई मोदी है वो धुआंधार रैलियाँ कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में आज भी उनकी 2 रैलियाँ हो चुकी हैं और देर शाम तक और 2 रैलियाँ होने का आयोजन है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान है वो लगातार 4 रोड शो आज करने वाले हैं। 2 रोड शो उनके पूरे हो गए। उत्तर गुजरात में 2 रोड शो शेष है और कहीं पर बिछड़ रही है तो वो है कांग्रेस। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के 27 साल के शासन की होनी थी उसका लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए था, लेकिन प्रचार में उतना वो कहीं दिख नहीं रही है। इसलिए शायद आम आदमी पार्टी को वो स्पेस मिल जाएगी जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन जो उम्मीदवार है कांग्रेस के वो डोर टू डोर प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जो 3 दिन पहले यहाँ आए थे उसके बाद कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर नहीं है।
लेकिन हम कह सकते हैं कि अमित शाह है वो भी लगातार रैली कर रहे हैं। और जिस एरिया में हम खड़े हैं वहाँ पर कल शाम को अमित भाई शाह की एक बहुत बड़ी रैली है, लोक डायरा भी यहाँ होगा रैली से पहले। तो बीजेपी ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया है। जैसे कि राघव चड्ढा बता रहे थे कि सारा का सारा संगठन यहाँ पर झोंक दिया है, सिर्फ कमी है तो एक थोड़ी सी कांग्रेस की है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जमकर प्रचार कर रही है। कल या परसों अरविंद केजरीवाल के आने का प्रोग्राम की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री एक आध दिन का ब्रेक लेकर शायद वापस यहाँ पर आएंगे और धुआंधार रैली का आगाज करेंगे। और पहले चरण के मतदान को अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस में जितना उत्साह देखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। जी शुक्रिया आपका केतन, ये अपडेट देने के लिए। तो गुजरात में चुनावी गहमागहमी के बीच सूरत में एक इनोवा कार से 75 लाख नगद बरामद किए गए हैं और मंगलवार रात को स्टेट सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान ये रकम पकड़ी। कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एक भाग गया है। कार में एक कांग्रेस नेता के नाम का कार पास मिला है और पार्टी का एक पर्चा भी मिला है। बीजेपी ने कहा है कि ये संकेत है कि ये पैसा कांग्रेस पार्टी के लोगों का है। पुलिस की जांच में ये बात साफ हो जाएगी। वहीं गुजरात कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और इसे एक साजिश करार दिया है। और अब गुजरात चुनाव में लोगों की बात। देश के कुल केमिकल कारोबार में गुजरात का हिस्सा 70% है। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए कारोबारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पूरे देश में केमिकल का सालाना कारोबार 5 लाख करोड़ का है और गुजरात का कंट्रीब्यूशन 70% है। इस वक्त हमारे साथ कुछ केमिकल कारोबारी है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार से उनकी क्या है उम्मीदें। शैलेश भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें है, क्या क्या मांगे है केमिकल इंडस्ट्री की? जो अभी की सरकार है, नई सरकार है, उनसे हमारी केमिकल वाले की एक ही डिमांड है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस में डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं लेकिन पोल्यूशन लोड नहीं बढ़ता है तो उनको इमीडिएट परमिशन देनी चाहिए। दूसरा कि वेस्ट से कोई प्रोडक्ट बनती है तो उसका एसओपी 2 महीने के अंदर दे दें, जो साल तक नहीं मिलती है। और तीसरा जो है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट है, जितना ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। 95 to 97% रिडक्शन कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा हो नहीं सकता है टेक्निकली। गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की बहुत अच्छी है, पर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन होते हैं तब उसमें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, उसका इंप्लीमेंटेशन के वक्त इंडस्ट्री को क्या क्या दिक्कत आती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता और उसकी वजह से ये पॉलिसी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। हार्डली बहुत कम लोग हैं जो इसका बेनिफिट एमएसएमई ले पा रही है। इसलिए हमारी एक ऐसी डिमांड है कि हर एक इंडस्ट्रीज कमिश्नर हो, जीआईडीसी हो या गवर्नमेंट के जो भी बोर्ड हो जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वहां पे इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन एक एज ए डायरेक्टर होना चाहिए। आप क्या मांगे नई सरकार से? एमएसएमई को ज़्यादा सब्सिडाइज देना चाहिए। एमएसएमई हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें केमिकल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई को और बढ़ा देना चाहिए और जीआईडीसी को अपनी पॉलिसी और सरल करनी चाहिए जिससे कि बिजनेस और बढ़ सके। आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? बस वही एमएसएमई को सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी है, अभी इंटरेस्ट में जैसे देते हैं, साथ साथ में कैपिटल भी जितना जल्दी मिल सके उतना देना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपके पास कोई पॉइंट है नई सरकार को कहने के लिए? अभी सरकार को जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो अभी 100 किलोवाट पे एलटीएमडी लगता है, इसके बावजूद अभी 150 किलोवाट पे 80 कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले को खर्चा कम आवे और जो इंस्टॉलेशन है 80 का जरा महंगा पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल। तो चाइना 1 पॉलिसी में अगर भारत का केमिकल कारोबार है वो आगे बढ़ सकता है, तो गुजरात की नई सरकार को यहां से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अगर अमलवारी करते हैं तो पूरे भारत को हम कह सकते हैं कि केमिकल कारोबार में आगे ले जा सकते हैं और रोजगार भी बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने एजी से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आखिर 24 घंटे में कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ी हुई कई याचिकाओं की सुनवाई जो है कर रहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति की फाइल जो है मंगाई थी। आज फाइल को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है जल्दबाजी में की गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है 24 घंटे के अंदर जो है पूरी हो गई। जो अरुण गोयल है, उन्होंने एक दिन पहले ही रिटायरमेंट जो है वो ली और अगले दिन ही उनकी नियुक्ति जो है पूरी की। तो हमें लगता है कि सारी प्रोसेस जो है जल्दबाजी में की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका बचाव जो वो किया। केंद्र सरकार ने कहा कि इसको लेकर के सारी प्रोसेस जो है वो फॉलो की गई। जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने 4 नाम जो है उसको लेकर के सुझाए थे और प्रधानमंत्री ने उसमें से एक नाम का चयन जो है वो किया। तो इसको लेकर के सारी प्रोसेस जो है उसको पूरी तरह से पूरा जो है वो किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया और जल्दी इसको लेकर के अपना फैसला जो है वो सुनाएगा। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर आज आवाज अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट अपडेट की। नवंबर एक्सपायरी के दिन बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। आज सेंसेक्स निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती रही और निफ्टी 18,500 के नजदीक पहुंचा। पूरा एक्शन की अपडेट लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, तेजी वाला सेशन, क्या रही की हाईलाइट्स? देखिए, शानदार तेजी आज इंडेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। एक्सपायरी का दिन था, शुरुआती गैप अप और धीरे धीरे बाजार ने रफ्तार पकड़ी। सेकंड हाफ से रफ्तार और बढ़ी और लास्ट आवर तक आते आते इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चाहे आप सेंसेक्स की बात कर लें, निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी बैंक की बात कर लें, तीनों ही आज अपने नए रिकॉर्ड्स पर रहा। निफ्टी बैंक जो कि एक लगातार तेजी के मोमेंटम में है, 8वां सत्र जो कि तेजी का वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर कामकाज था। एडवांस डिक्लाइंस बेटर साइड पर थे, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा बैकफुट पे कामकाज था। लास्ट आवर में रिलायंस की बाइंग, लास्ट आवर में एचडीएफसी बैंक या ग्रुप की बाइंग, लास्ट आवर में आईटी की बाइंग, जिसके दम पर बाजार में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक अभी भी लगातार तेजी के अंदर हैं और एक अच्छा सत्र आज एक्सपायरी के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां रहे सुमित? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक बात की जाए तो आज हैवी वेट्स की तरफ से एक अच्छा बोलबाला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अपोलो हॉस्पिटल लगातार दूसरा दिन जबकि शेयर तेजी में रहा, करीब 4.5% की शानदार तेजी। एचडीएफसी लाइफ 4.5% ऊपर, बीपीसीएल 3.5% ऊपर, इन्फोसिस लास्ट आवर में बाइंग करीब 3% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में सिप्ला 1% नीचे, कोल इंडिया 1% नीचे, बजाज फिनसर्व आधा फ्लैट टू नेगेटिव, टाटा मोटर्स फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में जीएसपीएल, पीबी फिनटेक, एक ब्लॉक डील का सर, पीएफसी और यूनियन बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पे 3.5 से लेकर 10% तक का उछाल था। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में वोडाफोन आइडिया 2% नीचे रहा, सन टीवी 2.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 1.5% नीचे और टाटा एलेक्सी करीब 1.5-2% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में बढ़ने वाले शेयरों में एलएनटी, इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, एचसीएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट लास्ट आवर में बाइंग थी। पीएसयू बैंक यहां पर खरीदारी, उसमें यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा मूव था। लेकिन एक बढ़िया तेजी में पीएसयू बैंक ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। साथ ही साथ मेटल में से हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील करीब आधा से लेकर 1% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज मेटल, पीएसयू बैंक्स, आईटी और हैवी वेट्स ये कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके दम पे इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल पे जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित ये अपडेट्स बताने के लिए। तो एक शानदार तेजी वाला सेशन आज। और एक्सपोर्ट सेक्टर ने बजट में सरकार से ब्याज दरों में राहत देने की मांग की है। प्री बजट मीटिंग में आज सर्विस और ट्रेड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मिले। उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स दरों में छूट देने की मांग की। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं ट्रेड और सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जो खास मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। ब्याज दर लगातार बढ़ रहे हैं, इससे की वजह से जो इंडस्ट्री है काफ़ी परेशान करें कि डबल डिजिट में ब्याज दर हो गए हैं। तो सरकार को तुरंत इसको लेकर जो रिबेट की जो पहले व्यवस्था थी, इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट्स, उसको सरकार को तत्काल बहाल करना चाहिए, ताकि जो ऊंची ब्याज दरें हैं उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर है उसकी लागत में बढ़ोतरी न हो सके, उसमें
कटौती की जा सके। तो ये एक मुख्य मांग थी। इसके अलावा खासतौर से जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर की मांग थी कि जो इस वक्त जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग की वर्ल्ड वाइड जरूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट का टारगेट सरकार ने करीब $450-500 बिलियन रखा है, तो ऐसे में कम से कम 0.5% का एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बनाया जाए, ताकि विदेशों में जो मार्केटिंग होती है, एक्सपोर्टर की तरफ से रोड शो किए जाते हैं, उसका उनको फायदा मिल सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो खर्च करता है अगर एक्सपोर्टर, तो उसका कम से कम 200% जो डिडक्शन के तौर पर उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस तरह की मांगे एक्सपोर्टर्स और ट्रेड की तरफ से की गई। इसके अलावा सरकार से एक ये भी मांग की गई कि कंटेनर के सेक्टर में आत्मनिर्भर तो हम बन गए हैं, कंटेनर देश में बनना शुरू हो गया है, लेकिन जो शिपिंग लाइन है उस पर हम पूरी तरह डिपेंडेंट है, सारी कंपनियां विदेशी हैं। तो सरकार को इसी के तर्ज पर एक आत्मनिर्भर बनने के लिए एक शिपिंग लाइन पर डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि जो फॉरेक्स का हर साल बहुत ज़्यादा करीब 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होता है, उसमें बचत हो सके। इसके अलावा जो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने की बात की है सरकार की तरफ से, कि जो खास तौर से लॉन्ग टर्म कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और रियल एस्टेट हैं, इन दोनों में कंज्यूमर डिमांड अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर आपको रिबेट देना पड़ेगा। अगर रिबेट नहीं देंगे तो डिमांड मार्केट में क्रिएट नहीं होंगी। तो ये कुछ मांगे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और इंडस्ट्री की तरफ से मांगे रखी गई हैं। आज प्री बजट मीटिंग में सेकेंड पाली की भी बैठक चल रही है, जिसमें HRD और तमाम एजुकेशन सोशल सेक्टर से जुड़े हुए लोग बैठक कर रहे हैं। तो ये प्री बजट मीटिंग की श्रृंखला है और एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ से ये मुख्य मांग निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। और रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। कीस्टोन रियल्टर्स के CMD बोमन रुस्तम ईरानी ने कहा कि GST में छूट, होम लोन दरों में राहत सहित रियल्टी सेक्टर की डिमांड सरकार के सामने रखेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है साहब। बेसिकली कस्टमर को एडवांटेज करके आप अगर होम बाइंग को इंक्रीज करेंगे तो आपकी GDP में काफ़ी भारी बर्ताव आएगा। रही बात अगर हम एक चीज़ मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, तो वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ GST रूल्स, जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में स्पेशली रीडेवलपमेंट में हमको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। रही बात अगर आप कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स घटा दो, फर्स्ट होम बायर्स के लिए या सेकंड होम बायर्स के लिए आप एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट्स दे दो, तो मेरा ये मानना है कि हर कोई चाहता है, एज ए इंडियन एवरीबॉडी वांट्स टू हैव वन होम एटलीस्ट। दिल्ली का जामा मस्जिद में लड़कियों की अकेले एंट्री पर बैन लग गया है। मस्जिद प्रशासन ने ये फरमान जारी किया है। इसके लिए बाकायदा मस्जिद की दीवारों पर प्लेट लगाकर लिख दिया गया है। मस्जिद के इस फैसले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। और पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख के नाम की घोषणा की गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनके नाम का ऐलान किया और वो अगले 3 साल तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पद पर रहेंगे। जनरल मुनीर का कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा होना था, जिसके बाद वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल 27 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। जनरल मुनीर कमर जावेद के पसंदीदा माने जाते हैं। 2017 में बाजवा ने उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया था, जिसके 1 साल बाद ही वो ISI के चीफ भी बन गए थे। और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का आज रोहिणी के FSL दफ्तर में फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इसके बाद आफताब का नार्को किया जाएगा। संवाददाता दीपक भिष्ट इस मामले में अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए क्या है डिटेल्स, पॉलीग्राफ टेस्ट पर क्या कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, आज 12:30 पर यहाँ पर आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अंदर ले जाया गया था। उसके बाद से लगातार 3 घंटे हो चुके हैं और उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो लगातार कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। उससे वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस चाहती है, जिनका जवाब तलाशने के बाद दिल्ली पुलिस आगे की इस जाँच को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि ये जो इस तरह से अब तक जाँच चली है, इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत आफताब के खिलाफ नहीं है और वो चाहती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के माध्यम से उन्हें कुछ ऐसे जवाब मिल जाएं जिसके बाद इस केस की लीड को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है, 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। और जो अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर साइंटिस्ट से बात करी थी, उनका ये कहना था कि अभी प्रोसेस जो चल रहा है उसके बाद वो कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक जवाबों की संतुष्टि पुलिस को नहीं हो पाती है, जब तक वहाँ पर लोगों के पास जो सवालों की फहरिस्त है वो पूरी नहीं हो पाती है, तब तक वो उसे नहीं छोड़ सकते। और उसके अलावा जो समय है वो नार्को
नार्को टेस्ट के लिए भी आने वाला समय रहेगा। आज रात या कल तक का जो समय हो नार्को टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस चाहेगी कि उसका नार्को टेस्ट भी जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि फिजिकली अब वो फिट है। उसका पहले अंबेडकर अस्पताल में इलाज कराया गया था और वहाँ पर मेडिकल टेस्ट हुआ था और उसके बाद ये सारी प्रोसेस जो है यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर और यहाँ पर रहना होगा और जिसके बाद ही उसे यहाँ से ले जाया जा सकता है। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कितनी देर वो यहाँ पर होगा। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो जिस तरह के सवाल दिल्ली पुलिस के दिमाग में थे वो आज उससे पूछे जा रहे हैं और पुलिस कोशिश करेगी कि कुछ सवालों का जवाब उन्हें ऐसा मिल जाए ताकि इस इन्वेस्टिगेशन की लीड को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी तक कई ऐसे हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया था वो नहीं मिला है। मोबाइल फ़ोन श्रद्धा का रिकवर नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार सवालों से बचने की कोशिश यहाँ पर आफ्ताब कर रहा है। तो पुलिस ये कोशिश करेगी कि इन सवालों का जवाब उसे मिल जाए और पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस मकसद से उसे यहाँ पर लाया गया है वो उस मकसद में यहाँ पर पुलिस को सफलता मिले। जी शुक्रिया आपका दीपक ये डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का 5वां दिन है। रोज की तरह आज भी 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज के पहले मैच में ग्रुप एफ में बेल्जियम और कनाडा के बीच मुकाबला हुआ। बेल्जियम ने ये मैच 1-0 से अपने नाम किया। तो जो मैच हो चुका है उसमें बेल्जियम रही है विनर कनाडा के वर्सेस। वहीं आज का जो दूसरा मैच है उसकी अपडेट भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। आज जो दूसरा मैच है वो स्विट्जरलैंड और कैमरून के बीच इस वक्त खेला जा रहा है। फिलहाल दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई हैं, तो ये वो मुकाबला जो फिलहाल जारी है। तीसरा मुकाबला जो होगा वो यूरुग्वे और साउथ कोरिया के बीच खेला जाना है। ग्रुप एच का ये मैच आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो यूरुग्वे और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला ठीक 6:30 बजे। और अब बात करेंगे आज के आखिरी मुकाबले की। आज जो आखिरी मुकाबला खेला जाएगा वो पुर्तगाल और घाना के बीच होगा और ये मैच आज रात 9:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो पर सबकी नजरें रहेंगी। तो ये है आज के 4 मुकाबलों का अपडेट और आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर के साथ साथ स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनलों पर फ्री में देख सकते हैं। और नई दिल्ली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का प्री लॉन्च इवेंट हुआ। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मिलेट यानी बाजरा की दुनिया भर में मांग बढ़ती जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिलेट खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। International relations, probably if you look, why do countries have relations with each other? What is the starting point of international relations? I think it's a safe bet to say that it started with food security. That when you had collectives, territorial collectives, who wanted to deal with other collectives, their fundamental urge was really to secure their own food and to see if they could get food from others and see how this could be traded for mutual benefit. महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हरियाणा और झारखंड समेत कई राज्यों में इस वक्त बच्चों में मीजल्स के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र ने इस पर एडवाइजरी भी जारी की है। क्या है इस आउटब्रेक का कारण और कैसे करें बचाव, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।